हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PStudy.online। आपका एक बार फिर से PStudy.online पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी के महान साहित्यकार सीरीज में हम हिंदी के एक ऐसे महान कवि की बात करेंगे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे राष्ट्र में जागृति की भावना उत्पन्न की। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुँचाया। तो आज हम बात करेंगे इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की। आधुनिक हिंदी कविता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में जिन्हें गिना जाता है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य, स्त्री सम्मान और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था, तब मैथिली शरण गुप्त की कविताएं लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का कार्य कर रही थी। उनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारतीय ने हजारों युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। आज इस व्याख्यान में हम मैथिली शरण गुप्त के जन्म, परिवार, शिक्षा, साहित्यिक जीवन, प्रमुख रचनाओं, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान का सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने इससे पहले हर एक महान कवि की जीवनी की है 3 भागों में, उसी तरह इसको भी हम 3 भाग में करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। गुप्त जी एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्मे थे, लेकिन परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण होने के कारण बचपन से ही उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा लगाव विकसित हो गया। इनके पिता स्वयं साहित्य और कविता में रुचि रखते थे। यही कारण था कि घर में साहित्यिक वातावरण बना रहता था। इनके बचपन की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त का बचपन चिरगांव के शांत वातावरण में बीता। वे स्वभाव से गंभीर, जिज्ञासु और अध्ययनशील थे। खेल कूद के साथ साथ उन्हें धार्मिक ग्रंथों और साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ने में विशेष रुचि थी। बचपन में ही इन्होंने रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनी। इन कथाओं का प्रभाव इनके मन पर इतना गहरा पड़ा कि आगे चलकर इनकी अनेक रचनाओं में भारतीय इतिहास और पौराणिक चरित्र दिखाई देता है। मैथिली शरण जी की शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। बाद में इन्हें विद्यालय भेजा गया, लेकिन उनका मन पारंपरिक शिक्षा से अधिक साहित्य अध्ययन में लगता था। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया। उस समय हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा प्रभाव था। द्विवेदी जी के मार्गदर्शन ने मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक जीवन को नई दिशा दी। मैथिली शरण गुप्त को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। वे विभिन्न कविताएं पढ़ते और स्वयं भी लिखने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे इनकी भाषा में परिपक्वता आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी भाषा में राष्ट्र और समाज के लिए बहुत प्रभावशाली साहित्य लिखा जा सकता है। यही सोच उनके पूरे साहित्य की आधारशिला बनी। गुप्त जी के जीवन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष महत्व था। द्विवेदी जी उस समय प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक थे। उन्होंने गुप्त जी की रचनाओं को पढ़ा और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके मार्गदर्शन में मैथिली शरण गुप्त की कविताएं अधिक परिष्कृत और प्रभावशाली बन गई। यहीं से उनका साहित्यिक जीवन तेजी से आगे बढ़ा। अगर मैं यहाँ पे सरस्वती पत्रिका की बात करूँ तो यह सरस्वती जो पत्रिका है, यह भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी। इसकी स्थापना 1900 में इलाहाबाद में इंडियन प्रेस के स्वामी चिंतामणि घोष ने की थी और साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 के संपादक में इसकी सफलता की आधुनिक हिंदी गद्य और कविता, विशेष रूप से खड़ी बोली में के विकास को बढ़ावा दिया। और यह अगर मैं बात करूँ तो सरस्वती पत्रिका के बारे में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सुधार की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। लोग उनकी रचनाओं को उत्साह के साथ पढ़ने लगे। धीरे धीरे वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में गिने जाने लगे। मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व अत्यंत सरल और विनम्र था। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे भारतीय परंपराओं और नैतिक मूल्यों में गहरा विश्वास रखते थे। वे साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाते थे। इसी कारण उनकी कविताओं में केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक संदेश भी मिलता है। तो यह हमारा भाग 1 था।
उनके जीवन का यह पहला चरण हमें बताता है कि महान साहित्यकार बनने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि संस्कार, अध्ययन और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टि भी आवश्यक होती है। तो हमने पहले इस भाग में मैथिली शरण गुप्त के जन्म, परिवार, शिक्षा, साहित्य के प्रति उनकी रुचि और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन के बारे में जाना। हमने यह भी समझा कि कैसे चिर गांव का एक साधारण बालक आगे चलकर हिंदी साहित्य का महान कवि बना। अब इस भाग 2 में हम उनके साहित्यिक जीवन, प्रमुख रचनाओं, राष्ट्रवादी विचारों और हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन ऐसे समय में प्रारंभ हुआ जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। देश में स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। अनेक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी देश को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में गुप्त जी ने अपनी लेखनी को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया। उनका विश्वास था कि यदि लोगों के मन में अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो जाए तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए उनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और सामाजिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी कविताएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, वे लोगों को सोचने, जागने और अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देती थी। इसी कारण इनका साहित्य उस समय के युवाओं और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ने लगा। मैथिली शरण गुप्त का नाम उन कवियों में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी कविता को राष्ट्रभक्ति की नई दिशा दी। इनकी कविताओं में भारत के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता की आकांक्षा और राष्ट्र एकता का सुंदर चित्रण मिलता है। ये चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय अपने देश पर गर्व करे और समाज के विकास में अपना योगदान दे। इनका मानना था कि एक राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब उसके नागरिक अपने इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। इसी कारण इनकी कविताएं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का कार्य करती थी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं से महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित थे। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम, सत्य, नैतिकता और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता था। यही कारण था कि इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। यह उपाधि केवल एक सम्मान नहीं थी बल्कि उनके साहित्यिक योगदान की पहचान भी थी। आज भी राष्ट्रवादी कविता की बात होती है तो मैथिली शरण गुप्त का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भारत भारती एक अमर कृति। यदि मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम लिया जाए तो वह है भारत भारती। यह काव्य केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि उस समय के भारत की आत्म का चित्रण है। इसमें भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान की चुनौतियां और उज्जवल भविष्य की कल्पना का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। भारत भारती पढ़कर अनेक युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इस कृति ने स्वतंत्र आंदोलन के समय लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादी कृतियों में गिनी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी की दूसरी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है साकेत। इस महान काव्य में उन्होंने रामायण की कथा को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। विशेष बात यह है कि इसमें उन्होंने उर्मिला के चरित्र को विशेष महत्व दिया। राम, सीता और लक्ष्मण की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन उर्मिला के त्याग और धैर्य को जिस संवेदनशीलता के साथ गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय मानी जाती है। साकेत केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि आदर्श परिवार, त्याग, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण भी है। यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की एक और प्रसिद्ध कृति यशोधरा। यह काव्य भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर आधारित है। इस रचना में गुप्त जी ने यशोधरा के त्याग, धैर्य, प्रेम और आत्मबल का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि इतिहास में जिन पात्रों को कम महत्व मिला उनके जीवन में भी महानता और प्रेरणा छिपी होती है। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं की बात करें तो जैसे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, सिद्धराज, विष्णुप्रिय, झंकार जैसी रचनाएं विशेष रूप से भी प्रसिद्ध हैं। इन सभी कृतियों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म, समाज और नैतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई देने को मिलता है।
मैथिली शरण गुप्त की एक विशेषता यह भी थी, उन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्रों को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया। उन्होंने उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिय जैसे पात्रों के त्याग, धैर्य और आत्मबल को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। उस समय यह एक नई सोच थी। उन्होंने यह संदेश दिया कि समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। साहित्य समाज को सही दिशा दिखाए, लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास करे और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना उत्पन्न करे। यही कारण है कि उनके प्रत्येक रचना में कोई न कोई सामाजिक या राष्ट्र संदेश अवश्य मिलता है। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक था, लेकिन गुप्त जी ने खड़ी बोली में उच्च कोटि की काव्य रचनाएं लिखकर यह सिद्ध किया कि यह भाषा भी गंभीर साहित्य की प्रभावशाली भाषा बन सकती है। इनके इस योगदान का हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ा महत्व है। यह था भाग 2। उनके साहित्य ने केवल पाठकों को मनोरंजन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने देश, समाज और संस्कृति के प्रति जागरूक भी किया। तो हमने इस भाग में मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक यात्रा, उनकी प्रमुख रचनाओं, राष्ट्रवादी विचारधारा और हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से जाना। हमने यह भी समझा कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय समाज में राष्ट्र चेतना का संचार किया। अब इस अंतिम तीसरे भाग में हम उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं, सम्मान, अंतिम जीवन और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन या उनके बारे में पूछा जाता है, उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे और उनसे मिलने वाली प्रेरणा को विस्तार से समझेंगे। यदि मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा की बात करें तो उन्होंने मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। उस समय हिंदी कविता में ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक था, लेकिन गुप्त जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी भाषा सरल, शुद्ध, प्रभावशाली और सहज है। इन्होंने कठिन शब्दों के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें सामान्य पाठक भी आसानी से समझ सके। इनकी कविताओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है, लेकिन वे भाषा को कभी बोझिल नहीं बनने देते। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता राष्ट्र प्रेम है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्र चेतना जागृत करने का कार्य किया। दूसरी विशेषता भारतीय संस्कृति का गौरव है। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य और भारतीय इतिहास के अनेक प्रसंगों को स्थान दिया। तीसरी विशेषता मानवीय संवेदना है। इनकी रचनाओं में त्याग, प्रेम, करुणा, कर्तव्य और आदर्श जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। चौथी विशेषता नारी के प्रति सम्मान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया जैसे पात्रों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि महिलाओं का योगदान समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवी विशेषता सामाजिक सुधार है। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और अज्ञानता के विरुद्ध अपने साहित्य के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। गुप्त जी के व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और अनुशासित था। इन्हें प्रसिद्धि मिलने के बाद भी हमेशा यह सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उन्हें अपने देश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से गहरा प्रेम था। वे मानते थे कि एक साहित्यकार का दायित्व केवल सुंदर कविता लिखना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी है। इनकी सोच उनके पूरे साहित्य में दिखाई देती है। गुप्त जी की बात करें तो गुप्त जी का सम्मान केवल साहित्यिक तक सीमित नहीं रहा। गुप्त जी के साहित्यिक योगदान को देखते हुए उन्हें भारत की राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। राज्यसभा में रहते हुए भी उन्होंने भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। यह उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक सम्मान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। मैथिली शरण गुप्त को जीवन में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उनके सबसे बड़ी पहचान राष्ट्र कवि के रूप में हुई। यह उपाधि उन्हें उनकी राष्ट्रवादी कविताओं और समाज में जागृति फैलाने वाले साहित्य के कारण मिली। इन्हें विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनके साहित्यिक योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। आज भी इनका नाम हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में
सम्मान पूर्वक लिया जाता है। जीवन के अंतिम वर्षों तक मैथिली शरण गुप्त साहित्य लेखन में सक्रिय रहे। इन्होंने अपने अनुभवों और विचारों को कविताओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाना कभी बंद नहीं किया। स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयों के बावजूद उनका साहित्य के प्रति समर्पण बना रहा। 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन हो गया। इनके निधन से हिंदी साहित्य ने अपना एक महान कवि खो दिया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। आज भी मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जब भी राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, आदर्श जीवन, नारी सम्मान और सामाजिक चेतना की बात होती है, तब इनकी रचनाएं हमें सही दिशा दिखाती हैं। अब हम बात करते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी भी हायर लेवल आपके एजुकेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी। तो जैसे इनका पूरा नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 3 अगस्त 1886, जन्म का स्थान चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। प्रमुख उपाधि राष्ट्रकवि, प्रमुख मार्गदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रमुख कृतियां भारत भारतीय, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया, द्वापर, भाषा खड़ी बोली हिंदी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। इन सभी से संबंधित प्रश्न बीए, एमए, यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी तथा सुपर टेड इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम इनसे जीवन में मिलने वाली प्रेरणा की बात करें तो जीवन हमें अनेक महत्वपूर्ण सिखाता है। ये सिखाते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण का एक सशक्त साधन भी है। ये हमें अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास का सम्मान करना सिखाते हैं। इनका जीवन यह भी बताता है कि एक लेखक की सबसे बड़ी पहचान उसकी प्रसिद्धि नहीं बल्कि उसके विचार और समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव होता है। यदि हम अपने ज्ञान, प्रतिभा और मेहनत का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें तो हमारा जीवन भी सार्थक बन सकता है। यदि हम गुप्त जी के जीवन को एक वाक्य में समझें तो इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों और सामाजिक चेतना को जन जन तक पहुंचाकर हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई प्रदान की। इसी कारण ये आज राष्ट्र कवि के रूप में आदर और सम्मान के साथ स्मरण किए जाते। इसी के साथ मैथिली शरण गुप्त जी की पूरी जीवनी समाप्त होती। आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।